उफ, किस मुसीबत में फंस गया। इससे अच्छा मैं वहीं बंगले पर ही रुक जाता। एक तो अंधेरी रात, ऊपर से मूसलाधार बारिश, दूर दूर तक रोशनी का अता पता नहीं है। डॉक्टर सूर्यकांत की झुंझलाहट बढ़ती जा रही थी। गांव के कच्चे और कीचड़ भरे रास्ते पर उसे अपनी कार को आगे बढ़ाना भारी पड़ रहा था। विधायक बाबू के फार्म हाउस वाले बंगले से निकलते निकलते उसे शाम हो गई थी। आसमान पर घने काले बादल घिरने लगे थे। कभी भी बारिश हो सकती थी। विधायक बाबू ने कहा भी था कि रात यहीं रुक जाए, सुबह जाने में आसानी रहेगी, मगर उसकी अपनी जिद। अरे बस 2-3 घंटे की तो बात है। शहर पहुंचकर कल के एक जरूरी ऑपरेशन की तैयारी करनी है। यहाँ रुक गया तो सुबह पहुंचने में देर हो जाएगी। विधायक बाबू के आग्रह को ठुकराकर वो आखिरकार निकल ही पड़ा और बस थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। फिर जो बारिश ने जोर पकड़ा तो गांव की कच्ची सड़क, जो बैलगाड़ियों के आवागमन के कारण जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो गई थी, कार के लिए खतरनाक साबित होने लगी। विंडस्क्रीन के वाइपर भी पानी का हटा पाने में असमर्थ प्रतीत हो रहे थे। गड्ढे से बचते बचाते कार हिचकोले खाती किसी तरह आगे बढ़ रही थी, मगर एक कोशिश भी बहुत देर तक चली नहीं। कार का बायां पहिया एक गहरे गड्ढे में धंस ही गया और कार धक्का खाकर रुक गई। अब लो मरो इस बारिश में, वो बुरी तरह झुंझला उठा। अब तो वो विधायक बाबू के बंगले से भी इतनी दूर आ चुका था कि पैदल वापस लौटना संभव नहीं था और शहर की ओर जाने वाली पक्की सड़क अभी काफी दूर थी। आज ही उसे अपना रेनकोट भी भूलना था। उसने एक बार फिर कार स्टार्ट कर गड्ढे से बाहर खींचने की कोशिश की, मगर सब फिजूल। मजबूर होकर एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में अपना डॉक्टरी किट लिए डॉक्टर सूर्यकांत को कार से बाहर निकलना पड़ा। बाहर घना अंधेरा था, कच्ची सड़क पानी से भरी हुई थी, दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। बारिश की तेज आवाज के बीच कहीं से सियार के रोने की आवाज बार बार आ रही थी। कभी कभी जोरदार बिजली की कड़क के साथ चारों ओर फैले खेत दिख जाते थे। टॉर्च की मध्यम रोशनी में वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। गांव देहातों में तो वैसे भी लोग दिन ढलते ही खा पी कर सो जाते हैं। अचानक बिजली की चमक में उसे दूर किसी झोपड़ी के होने का एहसास हुआ। वो खेतों के बीच से होता हुआ अंदाजे से उसी दिशा में बढ़ने लगा। खेत की गीली मिट्टी में उसके पैर पिंडलियों तक सन चुके थे। कोई 20 मिनट चलने के बाद वह बमुश्किल उस झोपड़ी तक पहुंच ही गया। लड़की के टूटे फूटे दरवाजे की झिर्री से उसे रोशनी की महीन किरण निकलती दिखाई दे रही थी। उसने हौले से दरवाजा थपथपाया। बादलों की तेज गर्जना और बिजली की कड़क में शायद अंदर सोने वालों को उसकी दस्तक सुनाई नहीं पड़ी। उसने पुनः थपथपाया। झिर्री से आती रोशनी कुछ तेज हुई और कुछ क्षणों में लालटेन लिए मैले कुचैले कपड़ों में लिपटी एक 18 से 19 साल की लड़की ने दरवाजा खोल दिया। पीछे से किसी आदमी का बहुत मध्यम और पीड़ादायक स्वर भी उभरा। कौन है बेटी? शायद कोई मुसाफिर है बाबा। लड़की ने पीछे मुड़कर जवाब दिया और प्रश्नवाचक दृष्टि डॉक्टर सूर्यकांत के चेहरे पर गड़ा दी। मैं विधायक बाबू के बंगले से आ रहा था। अचानक गाड़ी खराब हो गई है। क्या मैं? डॉक्टर सूर्यकांत ने हकलाते हुए उससे निवेदन किया। लड़की लालटेन लिए कुछ कदम पीछे हो गई। अंदर से फिर वही स्वर उभरा। अंदर ले आ बेटी, बाहर तो बड़ी भयानक बारिश हो रही है। हाँ बाबा, उसने पलटकर जवाब दिया और डॉक्टर सूर्यकांत की ओर मुखातिब होकर बोली, आइए। वो खुद भीतर की ओर मुड़ गई। डॉक्टर सूर्यकांत उसके पीछे पीछे एक छोटे से कमरे में पहुंच गया। लड़की ने लालटेन की लौ तेज कर दी और दीवार पर लगे एक खूंटे में उसने लालटेन लटका दी। तेज हवा के झोंके से थरथराती लौ में डॉक्टर उस लड़की को देखता ही रह गया। वो बेहद खूबसूरत और मासूम थी। चित्रों में लिपटी बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे गुदड़ी में लाल छिपा हो। आप तो पूरे भीग गए हैं, उसने भोलेपन से कहा। हाँ देखिए ना, आज ही मैं अपना रेनकोट लाना भूल गया। आप शहर से आए हैं? हाँ, विधायक बाबू को देखने आया था। वे हार्ट के मरीज हैं। जब भी तकलीफ बढ़ती है तो बुलवा भेजते हैं। तो क्या आप? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। लड़की के सवाल का
आशय समझकर डॉक्टर सूर्यकांत ने जवाब दिया। इतना सुनते ही वो लड़की तेजी से अंदर की ओर भाग गई। डॉक्टर सूर्यकांत को अचंभा हुआ। वो अपना गीला रुमाल निचोड़ता हुआ आगे बढ़ा तो उसे भीतर के कमरे से किसी के सिसकने की आवाज आई। उसने आगे बढ़कर अधखुले किवाड़ से अंदर झांका। वो लड़की एक पलंग के पायताने बैठी सिसक रही थी। पलंग पर एक बीमार वृद्ध पड़ा था जिसकी सांसें काफी तेज चल रही थी। अपनी उखड़ी हुई सांसों के साथ वो कह रहा था, चिंता ना कर बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तू तो नाहक कितना परेशान होती है, चुप हो जा। डॉक्टर को वृद्ध की हालत काफी गंभीर लगी। वो किवाड़ लांघते हुए अंदर पहुंच गया। क्या इनकी तबीयत? लड़की ने आंसुओं में डूबा चेहरा उठाया। आंसू पोंछते हुए उठ खड़ी हुई। डॉक्टर साहब, ये मेरे बाबा हैं। इनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इन्हें बचा लीजिए। वो रोते रोते उसके कदमों पर झुक गई। डॉक्टर सूर्यकांत उसकी कातर मांग से भीतर तक सिहर गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर उठाया। वो बुरी तरह फफक रही थी। परेशान मत हो, अब मैं आ गया हूँ, मैं देखता हूँ, तुम जाओ, बाहर से मेरा बैग उठा लाओ। वो दौड़ती हुई कमरे के बाहर चली गई। डॉक्टर सूर्यकांत ने वृद्ध की नब्ज देखी। अरे बेटा, मेरी तो अब उम्र हो चली है, मेरे प्राण तो बस इस बच्ची में अटके हैं। आपको ये रोग कब से है? अब तो 3 साल हो गए। पहले तो सिर्फ खांसी आती थी, गांव के वैद्य से दवा ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब तो बुखार बना ही रहता है, कई बार खून की उल्टियां भी हो चुकी है। वो पीछे बैग लिए खड़ी थी। डॉक्टर सूर्यकांत ने बैग लिया और आला निकालकर वृद्ध की छाती जांचने लगा। कोई एलोपैथिक दवा लेते हैं? अरे बेटा, यहाँ 2 रोटी बड़ी मुश्किल से जुट पाती है। दवा दारू तो बस सपना है गरीबों का। अभी भी देर नहीं हुई है। सही दवाएं और अच्छी खुराक मिले तो आप फिर से भले चंगे हो जाएंगे। डॉक्टर ने उनका हाथ थपथपाते हुए कहा। बूढ़े के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान खिंचाई। उसने अपनी बेटी की ओर देखा। देख बेटी, कैसे दिलासा दे रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, ये रोग तो अब मेरी जान लेकर जाएगा। आपकी इसी सोच ने शायद आपको ज्यादा बीमार बना दिया है। ऐसा नहीं है कि टीबी ठीक नहीं हो सकती, ये बीमारी तो जड़ से ठीक हो जाती है, बशर्ते आप समय पर दवाएं और अच्छी खुराक लेते रहें। मगर बेटा, बूढ़ा शायद उसे अपनी गरीबी का एहसास कराना चाहता था। मगर वगर कुछ नहीं, अब मैं आ गया हूँ, मैं आपका इलाज करूँगा। मैं लगभग हर हफ्ते विधायक बाबू को देखने इधर आता हूँ। लौटते समय आपको भी देखता जाऊंगा। मगर आपकी फीस? डॉक्टर हंसा। मेरी फीस बस इतनी है कि अब आप निराशावादी बातें न करके खुश रहने की कोशिश करेंगे। क्यों, ठीक है ना? उसने पीछे मुड़कर लड़की के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू झिलमिला रहे थे। डॉक्टर सूर्यकांत ने बैग से एक इंजेक्शन निकालकर वृद्ध को लगाया। कल मैं किसी के हाथ दवा भिजवा दूंगा। आपका नाम? मेरा नाम काशीनाथ है बेटा। विधायक बाबू के स्कूल में ही पहले मास्टर था। जब से ये रोग लगा है, काम धंधा भी छूट गया। ये मेरी बेटी पूनम है। माँ तो इसकी बचपन में ही स्वर्ग सिधार गई। किसी तरह पाल पोस कर बड़ा किया, अब इसी में जान अटकी है। बस किसी तरह इसके हाथ पीले हो जाएं तो चैन से मर सकूंगा। वृद्ध की आवाज भर्राने लगी। सब ठीक हो जाएगा, पहले आप अच्छे तो हो जाइए। डॉक्टर ने फिर सांत्वना दी। देख बेटा, डॉक्टर साहब भीग कर आए हैं, जा जरा गुड़ की चाय ही बना ले, और अगर कुछ रोटी पड़ी हो तो। वृद्ध ने अपनी बेटी की ओर देखकर कहा। जी बाबा। वो कहते हुए तेजी से रसोई की ओर चली गई। अरे आप बेकार परेशान हो रहे हैं, मैं तो विधायक बाबू के घर से खाना खाकर ही चला था। बेटा, हम गरीबों के पास सूखी रोटी से ज्यादा तो कुछ, वृद्ध कांपती आवाज में बोला। आप फिर ऐसी बातें करने लगे। चलिए अब आप आराम से लेटिए और सोने की कोशिश करिए। उसने उन्हें थपकी दी और बैग बंद करके बाहर वाले कमरे की ओर आ गया। थोड़ी ही देर में पूनम ग्लास में गुड़ की चाय और थाली में रोटी लिए सामने खड़ी थी। आपने बेकार परेशानी उठाई। उसने उसके हाथ से दोनों चीजें ले ली। आपने पढ़ाई लिखाई की है? वो समय
गुजारने के लिए पूनम से बतियाने लगा। जी, विधायक बाबू के स्कूल से हाई स्कूल तक पढ़ाई की है, फिर बाबा की नौकरी छूट गई और अब तो वो बताते बताते रुक गई। आगे पढ़ने की इच्छा नहीं होती? डॉक्टर ने सवाल दागा। विधायक बाबू की तरफ से बाबा को 500 रुपए पेंशन मिलती है, उसमें रोटी जुटाना ही मुश्किल पड़ता है और फिर गांव में आगे पढ़ने के लिए स्कूल भी तो नहीं है। उसने सिर झुकाए धीरे से जवाब दिया, फिर चिंतित सी होकर पूछ बैठी, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? हाँ हाँ क्यों नहीं, बस उन्हें खुश रखने की कोशिश करो। मरीज की आधी बीमारी तो उसका दुख होता है। डॉक्टर ने खाली गिलास और प्लेट उसको वापस पकड़ाई। आप चाहे तो इसी तख्त पर लेट जाइए। पूनम ने सामने पड़े तख्त की ओर इशारा करके कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ, अब तो बारिश भी कम हो गई है, मगर सवारी तो आपको सुबह ही मिल पाएगी। वो चिंतित सी होती हुई बोली। हाँ, तब तक तो समय बिताना ही है, तुम जाओ लेटो, मैं ठीक हूँ, कहते हुए वो तख्त की ओर बढ़ गया। छोटा सा जवाब देकर पूनम अपने बाबा के कमरे में चली गई। सुबह होते ही डॉक्टर सूर्यकांत उन दोनों से विदा लेकर सरजू की बैलगाड़ी पर सवार होकर चल दिया। पूनम बड़ी दूर तक उसको जाते देखती रही। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल की तूफानी रात में इस प्रकार एक फरिश्ता उसके घर प्रकट हुआ और उसके बाबा को अच्छा कर देने की बात कही। एक गरीब बेसहारा के लिए ये सांत्वना के शब्द ही बहुत थे। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। लौटकर भीतर आई तो तख्त पर बिछी दरी पर उसे 2-2 हजार रुपए के 3 नोट रखे दिखे और उसके साथ एक पत्र। उसने कांपते हाथों से पत्र खोला। लिखा था, तुम्हारे बाबूजी को ताजे फल और दूध की सख्त आवश्यकता है। इस पैसों को कोई एहसान मत समझना। ये एक डॉक्टर की हिदायत है कि उसके मरीज का पूरा ख्याल रखा जाए और मुझे उम्मीद है कि मेरे मरीज को अच्छा करने में तुम मेरी मदद करोगी। इस तूफानी रात में एक अजनबी को शरण देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जल्दी ही तुम्हारे बाबूजी को देखने आऊंगा। डॉक्टर सूर्यकांत अपनत्व से भरे इस पत्र को पढ़कर पूनम फूट फूट कर रो पड़ी। 2-2 हजार के नोट उसके हाथों में कपकपा रहे थे। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में ऐसे देवता स्वरूप लोग भी बसते हैं। उसने तो जब से होश संभाला गांव के भूखे भेड़ियों को अपने जिस्म की ओर ललचाई नजरों से घूरते हुए ही पाया था। जब तक बाबा मास्टरी करते थे, गांव के लड़कों को उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, मगर जब से बाबा बिस्तर से लगे और गरीबी की मार पड़ी तो नए उम्र के छोकरों की तो बात ही छोड़ो, भैरव बनिया और जुम्मन चाचा तक की निगाहों में उसने एक वैसी चमक देखी थी, जैसे ये सब उसकी बोटी बोटी नोच लेना चाहते हों। राम भरोसे काका ने तो उस रोज हद ही पार कर दी थी। उस रोज वो उसकी दुकान पर बाबा की खिचड़ी के लिए 2 मुट्ठी मूंग की दाल उधार मांगने चली गई थी। शायद पूनम से बड़ी तो उसकी अपनी बेटी होगी, मगर बेशरम इतना कि उसकी कलाई पकड़कर उसे रात भर आने का न्योता दे बैठा। घबराई हुई पूनम दाल वाल वहीं छोड़कर घर भाग आई थी। अपने बाबा से लिपटकर वो कितना रोई थी, तभी से बाबा को उसकी चिंता खाए जा रही थी। जवान लड़की और वो भी खूबसूरत, आखिर चिंता की तो बात ही थी। पूनम के घर के बगल में रहने वाली बस लक्ष्मी मौसी थी, जिनके साथ वो अपना दुखड़ा बांट लिया करती थी। वो भी बेचारी बेसहारा गरीब विधवा थी, आगे पीछे कोई रोने वाला भी ना था। पूनम अक्सर उनके कामों में हाथ बटा दिया करती थी और खाली वक्त में उनकी गोद में सिर रखकर ममता का सुख पाती थी। कुछ क्षणों के लिए ही सही, दोनों अपना अपना दुख दर्द भूल जाते थे। अचानक भीतर से बाबा के खांसने की आवाज ने पूनम को चौंका दिया। वो तो ना जाने कब से अपने ख्यालों में गुम थी। हाथ में पकड़े हुए नोट उसने साड़ी के पल्लू में बांध लिया और अंदर वाले कमरे की ओर मुड़ गई। डॉक्टर सूर्यकांत 11 बजते बजते अपनी क्लिनिक पहुंच गया। अपने कंपाउंडर को बुलाकर उसने एक बड़े से पैकेट में कुछ दवाएं और पैसे उसे थमा दिए और बोला, ये दवाएं मगहर गांव के मास्टर काशीनाथ के घर दे आना और साथ में कुछ फल भी लेते जाना। और देखो,
वहाँ नहर के किनारे वाले कच्चे रास्ते पर मेरी कार फंसी पड़ी है, किसी मैकेनिक को साथ लिए जाओ, वापसी में कार लेते आना। ठीक है जी साहब। कंपाउंडर बाहर निकल गया। क्लिनिक के बाहर मरीजों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। इन्हें निपटाकर उसे सरकारी अस्पताल भी जाना था। वहाँ एक जरूरी ऑपरेशन था। डॉक्टर सूर्यकांत शहर के माने हुए डॉक्टरों में गिना जाता था। इतनी कम उम्र में उसने जो रुतबा हासिल कर लिया था वो काबिले तारीफ था। होनहार, सरल और सुसंस्कृत, अपनी माँ का इकलौता बेटा था डॉक्टर सूर्यकांत। मात्र 32 वर्ष की उम्र में उसने जो नाम और दौलत कमाई थी उसके लिए इस शहर के दूसरे डॉक्टर तरसते थे। माँ ने संस्कार इतने अच्छे दिए थे कि मानवता और दया का सागर उसकी आंखों से छलकता था। अपनत्व से भरी उसकी मुस्कान उसके मरीजों का आधा दुख दर्द तो यूं ही दूर कर देती थी। बहुत गरीब मरीजों से तो वो फीस भी नहीं लेता था, मगर अमीरों की जेब हल्की करने में वो कभी नहीं चूकता था। माँ तो उसकी अब ये चाहती थी कि वो शादी कर ले और घर में एक बहू आ जाए, मगर डॉक्टर सूर्यकांत उसे तो इस मामले पर बात करने तक की फुर्सत नहीं थी। उसने तो जैसे अपना जीवन मानवता की सेवा में ही अर्पण कर दिया था। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक वो मरीजों से ही घिरा रहता था। एक हफ्ता बीत चुका था। पूनम आंगन में बैठी अपने ख्यालों में गुम थी। कहीं डॉक्टर साहब भूल तो नहीं गए? दवाएं भी खत्म होने को है। ऐसा तो नहीं कि एक रात चर देने के बदले उन्होंने हफ्ते भर की दवाएं भिजवा दी हो। न जाने कैसे कैसे विचार उसके जहन में उभर रहे थे। डॉक्टर साहब की दवाएं और फल दूध आदि मिलने से बाबा की सेहत में काफी सुधार हो रहा था। अब तो वो पीठ के पीछे तकिया लगाकर बैठने भी लगे थे। उल्टियां भी थम गई थी। बहुत दिनों बाद उसने बाबा के चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान देखी थी। वो नहीं चाहती थी कि यह मुस्कान फिर गरीबी के अंधेरे में गुम हो जाए। उसे यही चिंता सता रही थी कि डॉक्टर साहब दोबारा उसके घर आएंगे भी या नहीं। अचानक दरवाजे पर हुई दस्तक ने पूनम को चौंका दिया। अनजानी आशा से उसकी छाती धाड़ धाड़ बजने लगी। उसके हर्ष की सीमा न रही जब उसने दरवाजे पर डॉक्टर सूर्यकांत को खड़ा पाया। हल्के नीले रंग की शर्ट और काली पैंट में वो सचमुच एक फरिश्ते के समान लग रहा था। क्या मैं अंदर आ जाऊं? जी आइए ना, पूनम खुशी से कपकपाते स्वर में बोली और उसने आगे बढ़कर उसका बैग थाम लिया। अब कैसे हैं तुम्हारे बाबा? जी पहले से बहुत अच्छे हैं, आइए। वो उसे लेकर भीतर वाले कमरे की ओर बढ़ गई। नमस्ते डॉक्टर साहब। मास्टर जी ने उसे देखा तो खुशी से हाथ जोड़े उठने की कोशिश करने लगे। आप लेटे रहिए, अब तो आप काफी अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही समय से दवाएं वगैरह लेते रहिए, देखिएगा महीने भर में आप दौड़ने लगेंगे। वो विस्टूल खींचकर उनके पलंग के पास बैठ गया। उसने बैग खोलकर अपना आला निकाला और उन्हें चेक करने लगा। बेटा जा दौड़कर चाय बना ला डॉक्टर साहब के लिए। पूनम जल्दी से रसोई की तरफ चली गई। ताकत का इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर सूर्यकांत मास्टर जी से बतियाने लगा। आगे दवाएं वैसे ही लेते रहिएगा, मैं बीच बीच में आता रहूंगा। उसने मास्टर जी से कहा। डॉक्टर साहब मैं आपके एहसान का बदला कभी नहीं। मास्टर जी की आवाज लड़खड़ा गई। आंखों में आंसू भरे वो उसके पैरों की तरफ झुक गए। ये क्या कर रहे हैं आप? तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं मास्टर जी। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। उसने उन्हें पकड़कर बिस्तर पर लेटा दिया। अब आप इस तरह करेंगे तो मैं नहीं आऊंगा, वो उनको धमकाने के अंदाज में बोला और मास्टर जी रोते रोते मुस्कुरा पड़े। पूनम चाय लेकर आई थी। आज चाय गुड़ की जगह चीनी की बनी मालूम पड़ती थी। चाय पीते हुए डॉक्टर ने पूनम से पूछा, आगे पढ़ने की इच्छा हो तो मैं शहर के कॉलेज में बात करूं तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ और अपने बाबा का सहारा बनो। फिर मास्टर जी की तबीयत भी सुधर रही है। क्यों मास्टर जी? उसने अपनी बात के समर्थन के लिए उनकी तरफ देखा। डॉक्टर साहब मेरी इतनी औकात कहाँ कि इसे आगे पढ़ा सकूं। इच्छा तो बहुत थी पर वो खामोश हो गए। अगर आप कहें तो मैं कोशिश करूं। शहर में कुछ कॉलेज गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और साथ में काम की ट्रेनिंग भी देते हैं। डॉक्टर साहब आपके वैसे ही बहुत उपकार हैं हम पर। बूढ़े ने हाथ जोड़ दिए। उफ़ो मास्टर जी,
आपकी यही बात मुझे पसंद नहीं है। आखिर इंसान इंसान के ही नहीं काम आएगा तो क्या देवता उतरेंगे आसमान से? बस अगर आप राजी हैं तो मैं इसके लिए जरूर कोशिश करूंगा, मगर पहले आप सेहतमंद हो जाइए ताकि अपने रोजमर्रा के कामकाज खुद कर सके। हाँ हाँ, मैं जल्दी अच्छा हो जाऊंगा, मास्टर जी खुशी से कपकपाते स्वर में बोले। पूनम को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो आगे पढ़ भी सकती है और नौकरी भी कर सकती है। वो मन ही मन डॉक्टर के चरणों में अर्पित हो गई। उसे कुछ न सूझा कि किन शब्दों में वो डॉक्टर साहब का धन्यवाद करे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अभी विधायक बाबू को देखने भी जाना है। अच्छा पूनम, बाबा का ध्यान रखना। उसने मास्टर जी की ओर देखकर हाथ जोड़े और बैग उठाकर बाहर की तरफ चल पड़ा। देहरी पर किवाड़ थामे पूनम उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। कितनी शालीनता है इनके व्यक्तित्व में, कितना अपनापन, कितना सहज, वो सोच रही थी। 3 महीने बीतते बीतते मास्टर जी ने चलना फिरना शुरू कर दिया था। अब तो वो रोज सुबह कुछ दूर खेतों की ओर टहलने भी निकल जाते थे। डॉक्टर ने समय पर उनके लिए दवाएं और इंजेक्शन आदि भेज दिया करता था और मास्टर जी को देखने भी आता तो किसी न किसी बहाने रुपए भी दे जाता था ताकि वो जरूरत के हिसाब से फल और दूध आदि लेते रहे। पूनम की लक्ष्मी मौसी भी देखभाल में लगी रहती थी। डॉक्टर के दिए रुपयों से घर की हालत में सुधार आ गया था। 2 वक्त चूल्हा जलने लगा था। दुख के बादल धीरे धीरे छट रहे थे। फिर एक दिन अचानक डॉक्टर सूर्यकांत ने ये सुखद समाचार सुनाया, तुम्हारा एडमिशन शहर के एक कॉलेज में हो गया है। उसी के हॉस्टल में तुम्हारे रहने का इंतजाम भी। बस अब मन लगाकर आगे की पढ़ाई करो। मास्टर जी की सेहत भी सुधर गई है। बाकी देखभाल और खाना पीना तो लक्ष्मी मौसी भी कर दिया करेंगी। क्यों मास्टर जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अपनी देखभाल तो अब मैं खुद भी कर सकता हूँ, उन्होंने पूनम का हौसला बढ़ाने के लिए कहा। और बस कुछ ही दिन बाद पूनम डॉक्टर सूर्यकांत के साथ शहर आ गई। लक्ष्मी मौसी भी उसे शहर तक छोड़ने के लिए डॉक्टर की गाड़ी में बैठकर आई थी। जिस कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ था वो काफी बड़ा कॉलेज था। इतना बड़ा कॉलेज देखकर ही पूनम का दिल बैठा जा रहा था। हॉस्टल की वार्डन उसे बड़ी सख्त औरत लगी, लेकिन बाद में समझ में आया कि ऊपर से पत्थर दिखने वाली वार्डन अंदर से बिल्कुल मोम की तरह मुलायम थी। ईसाई औरत थी। लोग उन्हें सिस्टर सिरिल के नाम से पुकारते थे। पहले तो पूनम उनसे काफी डर गई, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वो ममता की साक्षात मूर्त थी। मगर कुछ बदमाश लड़कियों के लिए चंडी का रूप भी धर लेती थी। उनकी सख्ती वाजिब थी। एजुकेशन वाला कॉलेज था, इसलिए हॉस्टल की लड़कियों को अनुशासन में रखना बहुत जरूरी था। लड़के और लड़कियों के हॉस्टल आसपास ही बने थे। हॉस्टल में पहले दिन पूनम काफी घबराई सी रही। गांव से अचानक शहर के वातावरण में वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी या नहीं, यही चिंता उसे घेरे रही। डॉक्टर सूर्यकांत उसको वार्डन के पास छोड़कर लक्ष्मी मौसी को वापसी की बस में बिठाने के लिए चले गए थे। वार्डन ने अपने कमरे में बिठाकर पूनम को काफी देर तक सारी ऊंच नीच समझाई, सारे नियम कायदे बताए और फिर बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, कोई परेशानी हो तो बिना झिझक सीधे मेरे पास आ सकती हो और ये कुछ सामान व किताबें डॉक्टर सूर्यकांत तुम्हारे लिए दे गए हैं। डॉक्टर बाबू बहुत भले आदमी हैं। इस कॉलेज को उनसे काफी डोनेशन मिलता है। डॉक्टर की तारीफ करते करते उन्होंने एक छोटा सूटकेस और किताबों का बंडल पूनम को पकड़ा दिया। पूनम ने झिझकते हुए सूटकेस और किताबों का बंडल पकड़ा और वार्डन के साथ अपने कमरे की ओर चल पड़ी। उसका रोम रोम डॉक्टर सूर्यकांत को धन्यवाद दे रहा था। उसका जी चाह रहा था कि कहीं से उनकी एक तस्वीर मिल जाती तो वो रात दिन उनकी पूजा करती, उनके चरणों को अपने आंसुओं से धोती। न जाने किस जन्म के पुण्य थे जो उसे इस देवता स्वरूप व्यक्ति के दर्शन हुए थे। कमरे में पहुंचकर वो खुशी और एहसानों के बोझ तले फूट फूट कर रो पड़ी। न जाने कितनी देर तक वो रोती रही। आज उसे अपनी स्वर्गवासी माँ की बेहद याद आई। उसने
सूटकेस खोला तो उसमें 5 साड़ियां, ब्लाउज, पेटीकोट, 2 सलवार सूट, तौलिया, चादर, कंघा, पाउडर और छोटी छोटी जरूरत की तमाम चीजों के साथ एक पत्र भी मिला। लिखा था, कॉलेज के वातावरण के हिसाब से रहने की कोशिश करना, ऐसा ना लगे कि तुम गांव से आई हो, वरना मजाक बनते देर नहीं लगेगी। हर तरफ से दिमाग हटाकर सिर्फ पढ़ाई पर लगाना, बाबा की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं हर हफ्ते उन्हें देखने के लिए जाता रहूंगा। कोई परेशानी हो तो वार्डन से कहने में हिचकिचाना नहीं, मैं बीच बीच में मिलता रहूंगा। किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना। पूनम की आंखों में पुनः आंसू आ गए। काफी देर तक वो बिस्तर पर पड़ी उनके बारे में सोचती रही। उसे पता ही न चला कि कब नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। पूनम धीरे धीरे कॉलेज के वातावरण में ढल गई। वो मेहनत से पढ़ रही थी। प्रथम वर्ष की परीक्षा उसने काफी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की थी। डॉक्टर सूर्यकांत कभी खुद आकर और कभी फोन से उसका हालचाल लेते रहते थे। बाबा भी उसे लगातार चिट्ठियां लिख लिख कर अपने सेहतमंद होने की खबर देते रहते थे और उसकी हौसला अफजाई भी करते रहते थे। बाबा की हर चिट्ठी में डॉक्टर सूर्यकांत की तारीफें भरी रहती थी। वो हर हफ्ते नियम से बाबा को देखने जाते थे और फल और पैसे भी नियम से भिजवाते रहते थे। सेकेंड ईयर का इम्तिहान देने के पश्चात डॉक्टर के परामर्श से पूनम ने नर्सिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। वो महसूस कर रही थी कि दूसरे साल में डॉक्टर सूर्यकांत का हॉस्टल आना काफी कम हो गया था। कभी कभी तो वो वार्डन से ही उसका हाल चाल पूछकर चले जाते थे। पूनम बहुत बेचैन से उनका इंतजार करती। वो तो मन ही मन अपने देवता के चरणों में समर्पित हो गई थी। इम्तिहान के बाद छुट्टियों में वो 2 साल बाद अपने घर जाने वाली थी। वो बहुत खुश थी। 2 साल में शहर के वातावरण में ढलकर उसका रूप निखर आया था। बातचीत का सलीका बदल गया था। उठने बैठने के ढंग में बदलाव आ चुका था। अब तो उसमें और किसी शहर लड़की में फर्क करना ही मुश्किल था। कहाँ वो गांव की डरी सहमी चिथड़ों में लिपटी पूनम और कहाँ साफ उजली साड़ी में लिपटी खूबसूरत नौयौना। व खुद भी शीशे में खुद को निहार कर विश्वास नहीं कर पाती थी कि वो वही गांव वाली पूनम है। बाबा और लक्ष्मी मौसी भी उसको देखकर जरूर हैरान होंगे और गांव वाले भी पता नहीं क्या क्या बातें बनाएंगे। वो सारी बातें सोच सोच कर अकुला रही थी। डॉक्टर सूर्यकांत उसको लेने के लिए दोपहर ढले हॉस्टल पहुंच गए। सिस्टर श्रील ने पूनम को उसके कमरे से बुलवाया। डॉक्टर के आने का समाचार सुनकर वो भागती हुई वार्डन के कमरे में पहुंची। दरवाजे पर उसे खड़ा देख वार्डन ने कहा, आओ बेटी, डॉक्टर साहब छुट्टियों में तुम्हें गांव वापस ले जाने आए हैं। जाओ अपना सामान तैयार कर लो। डॉक्टर ने एक उड़ती हुई नजर पूनम पर डाली और मुस्कुराकर वार्डन से बातें करने लगा। वार्डन का आदेश सुनते ही पूनम खुशी से लगभग दौड़ती हुई अपने कमरे में आई। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े समेट कर सूटकेस में रख लिए। आज वो बहुत खुश थी। वो 2 साल बाद अपने बाबा से मिलेगी, लक्ष्मी मौसी से मिलेगी। शाम ढलते ढलते पूनम डॉक्टर सूर्यकांत के साथ गांव पहुंच गई। अपने बाबा को सामने देखकर वो हर्ष के अतिरिक्त में उनके सीने से जा लगी। ना जाने कितनी देर तक बाप बेटी खुशी के आंसुओं में डूबे खड़े रहे। डॉक्टर भी बड़ी देर तक बाप बेटी के इस मिलन को देखकर भावुक होता रहा। साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछती हुई पूनम जब बाबा से अलग हुई तो उसने गौर किया कि बाबा अब कितने स्वस्थ दिखने लगे थे। गाल भरे भरे से हो रहे थे और उन पर लाली भी उभर आई थी। बदन भी काफी भर गया था। उसका दिल डॉक्टर को दुआएं देते नहीं भर रहा था, जिनकी वजह से एक मरता हुआ परिवार फिर से जी उठा था। यही हाल बाबा का भी था। बेटी को इतना खुश और उजले उजले कपड़ों में देखकर बाप का दिल डॉक्टर के एहसानों तले दब गया था। वो हाथ जोड़कर डॉक्टर की ओर बढ़े और इससे पहले कि वो उसके कदमों पर झुक सके, डॉक्टर ने उन्हें कंधों से पकड़कर अपने सीने से लिपटा लिया। मास्टर जी, फिर आप वही बच्चों जैसी हरकत करने लगे। अरे, इतने दिनों के बाद पूनम घर आई है और आप रो रहे हैं। बस अब रोना धोना बंद कीजिए। जाओ पूनम, मेरे और बाबा के लिए जरा चाय बना लाओ। डॉक्टर सूर्यकांत का इस तरह अपनेपन से बोलना पूनम को भीतर तक छू गया। वो भागती हुई रसोई की तरफ चली गई। बस मास्टर जी, इसकी नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी होने दीजिए, फिर तो नौकरी पक्की समझिए। बहुत मेहनत से पढ़ रही है। सब आपकी कृपा है डॉक्टर साहब, वरना बूढ़े ने हाथ जोड़ दिए।
नहीं मास्टर जी, ये सब पूनम की मेहनत का फल है। डॉक्टर साहब, अब तो बस यही ख्वाहिश है कि मेरी आंखें बंद होने से पहले इसके हाथ पीले हो जाएं, फिर मैं चैन से मर सकूंगा। भगवान ने चाहा तो सब कुछ हो जाएगा मास्टर जी, आप बस हौसला रखें। हाँ, आपकी नजर में कोई लड़का हो तो बात। डॉक्टर ने मास्टर जी से जानना चाहा। इस गांव में तो डॉक्टर साहब बस उज्जड़ गांव ही बसे हैं, जो जरा पढ़ लिख गए तो शहर के हो गए। एक चौधरी का लड़का है भी तो बदमाश इतना कि राह चलती बहू बेटियों को आए दिन छेड़ता रहता है। मास्टर जी ने चिंता जाहिर की। वैसे मुझे भी नहीं लगता कि इस गांव में कोई भी लड़का पूनम के लायक है। अगर आप कहें तो मैं शहर में जरूर कोशिश करूंगा। बस आप पहले इस तरह चिंता करना और निराशवादी बातें करना बंद कर दीजिए। उसने पूनम के हाथ से चाय का प्याला और गरम गरम पकौड़ियों की प्लेट थामते हुए कहा। अपनी शादी की चर्चा सुनकर पूनम का चेहरा लाल हो गया। वो शर्मा कर अंदर भाग गई। डॉक्टर सूर्यकांत हंस पड़े और साथ ही मास्टर जी भी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सूर्यकांत ने दोनों से ये कहते हुए विदा ली कि अब आया हूँ तो जरा विधायक बाबू को भी देखता जाऊं। 1 महीने बाबा के साथ रहने के बाद पूनम पुनः अपनी नर्सिंग ट्रेनिंग पर शहर वापस आ गई। वो बड़ी मेहनत से काम सीख रही थी। रहने के लिए उसे अभी भी हॉस्टल का कमरा मिला हुआ था। वार्डन सिरिल उसे अपनी बेटी की तरह चाहने लगी थी। वो भी उनकी बहुत इज्जत करती थी। डॉक्टर सूर्यकांत ने 2-3 जगह उसके रिश्ते की बात चलानी शुरू कर दी थी। 2-1 अच्छे लड़के उसकी नजर में थे। वो चाहता था कि पूनम का विवाह किसी ऐसे लड़के से हो जो उसे सदैव खुश रखे। इतने दिनों में वो अपने आप को पूनम का संरक्षक समझने लगा था। उसके प्रति एक जिम्मेदारी सी उसे महसूस होती थी। पूनम के भोलेपन में उसे जो अपनापन प्रतीत होता था वो उसने कभी शहर के लोगों में नहीं पाया था। पूनम की आंखों में उसे सदैव एक कशिश सी महसूस होती थी। क्यों, ये वो भी कभी नहीं समझ पाया। कभी कभी वो इस खिंचाव से घबरा भी जाता था। यही वजह थी कि उसका पूनम के हॉस्टल जाना इधर काफी कम हो गया था। काफी खोजबीन के बाद उसने पूनम के लिए योग्य वर तलाश ही लिया। लड़का एक प्राइवेट फर्म में चार्टेड अकाउंट था। खाते पीते घर का होनहार और पूनम जैसा ही खूबसूरत नौजवान। नाम था अंकुर। डॉक्टर सूर्यकांत के एक करीबी दोस्त का छोटा भाई था। पूनम को तो उसने फोटो देखते ही पसंद कर लिया था। बस अब तो सिर्फ मास्टर जी को शहर लाने की बात थी। आखिर शादी तो उनकी बेटी की थी। सिर्फ डॉक्टर के चाहने भर से तो बात पक्की नहीं हो सकती थी। घर वर मास्टर जी को भी पसंद आना जरूरी था। उस शाम जब सिस्टर श्रील ने पूनम को अंकुर की तस्वीर दिखाई और डॉक्टर सूर्यकांत की पसंद पर अपनी पसंद की भी मुहर लगाते हुए पूनम की राय जाननी चाहिए तो पूनम अचानक उनसे लिपट कर रोने लगी। वो काफी देर तक उसे अपने सीने से लगाए दिलासा देती रही। अरे बेटी, इसमें रोने की क्या बात है। आखिर एक न एक दिन तो हर लड़की को अपने घर जाना होता है, अपने माँ बाप को छोड़ना होता है। चलो आंसू पोछो, गलत बात, ऐसे नहीं रोते। ये तो खुशी का मौका है। डॉक्टर बता रहे थे कि अंकुर बहुत अच्छा लड़का है, इस घर में तुम बहुत खुश रहोगी। वो बड़ी देर तक उसे पुचकारती रही। पूनम ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और आंसू पोंछते अपने कमरे में लौट आई। वार्डन सिरिल ने जब से पूनम को अंकुर की तस्वीर दिखाई थी उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में जो भावनाओं का ज्वार उठ रहा है उसे किसके साथ बांटे, किससे कहे अपने दिल की पीर। डॉक्टर सूर्यकांत को वो अपने मन मंदिर का देवता मान चुकी थी। उनके अलावा किसी अन्य पुरुष की तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो जानती थी कि वो उनके काबिल नहीं है। ये तो उनका एहसान था कि एक गरीब बेसहारा लड़की को उन्होंने इतना अपनापन दिया, उसकी इतनी मदद की। उनका एहसान तो वो 7 जन्म लेकर भी नहीं उतार सकती थी। वो तो अपने देवता के चरणों में खुद को मिटा देना चाहती थी। उसके दिल में तो बस डॉक्टर सूर्यकांत की छवि बसी थी और उनके अलावा वो किसी दूसरे की ओर भी नहीं देख सकती थी, किसी अन्य को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। उसकी हालत बड़ी विक्षिप्त सी हो रही थी। वो रात भर रोती रही और अपनी डायरी के पन्ने काले करती रही। उसके मनोभाव, उसके जज्बात, उसकी हर भावना डायरी के पन्नों में सिमटती जा रही थी। सुबह बड़ी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब वो ना खुला तो
चपरासियों की मदद से वार्डन सिरिल को दरवाजा तोड़वाना पड़ा। वो घबराई हुई अंदर पहुंची तो पूनम बिस्तर पर पड़ी उल्टी सांसें ले रही थी। आनंद फानन में उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई, डॉक्टर सूर्यकांत को फोन किया और अस्पताल में पूरे वक्त वो खुदा से पूनम की सलामती की दुआएं मांगती रही। बेचैनी से इधर उधर घूमती रही। पूनम ने चूहे मार दवा खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। डॉक्टर सूर्यकांत को जब ये बात पता चली तो उसे बड़ा धक्का लगा। आखिर क्यों, वो समझ नहीं पा रहा था। ये तो अच्छा हुआ कि समय से दरवाजा टूट गया, वरना वो मास्टर जी को क्या मुंह दिखाता। आखिर क्या वजह थी कि पूनम को जहर खाना पड़ा। उसका दिमाग ये सोच सोच कर घूम रहा था। पूनम अभी तक पूरी तरह होश में नहीं आई थी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने उसे कई उल्टियां करवाई थी जिससे उसके पेट से सारा जहर निकल जाए, मगर जब तक वो पूरी तरह होश में नहीं आ जाती उसके जीवन को खतरे से बाहर नहीं कहा जा सकता था। डॉक्टर सूर्यकांत बेहद परेशान था। वो सिस्टर सिरिल के सामने बच्चों के समान फफक कर रो पड़ा। सिस्टर ने अपने बेटे की तरह उसे अपनी बाहों में समेट लिया और बोले, हम लोग पूनम को समझ नहीं सके डॉक्टर। हम उसकी शादी के लिए वर ढूंढते रहे और उससे एक बार भी नहीं पूछा। डॉक्टर ने अचंभित होकर सिस्टर की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। सिस्टर सिरिल ने अपने गाउन की जेब से एक लाल रंग की छोटी सी डायरी निकालकर डॉक्टर की ओर बढ़ा दी। ये डायरी पूनम के हाथ में मिली थी। इसे पढ़ो, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुम पूनम के अभिभावक होने का कर्तव्य निभाते रहे और वो नादान मन ही मन तुम्हारी पूजा करती रही। सिस्टर का स्वर भर्रा गया। डॉक्टर सूर्यकांत आश्चर्य से वार्डन की शक्ल देखता रहा। कपकपाते हाथों से उसने डायरी खोली। वो जैसे जैसे उसे पढ़ता जा रहा था उसमें लिखा एक एक शब्द अश्रु बनकर उसकी आंखों से फूट रहा था। उसकी डायरी में लिखी आखिरी लाइन पढ़कर वो बिलख उठा। कितना दर्द छुपा था उसमें। मेरे देवता, मुझे माफ कर देना। मैं जीना चाहती थी मगर सिर्फ तुम्हारी ही बाहों में। मैं इस काबिल तो नहीं कि तुम्हारी दुल्हन बन सकूं, मगर अपने आप को तुम्हारे चरणों में समर्पित तो कर सकती हूँ ना। डॉक्टर सूर्यकांत पूरी तरह रो उठा। सिस्टर, उसने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? उसकी हिचकियां बंध गई। अभी भी वक्त है बेटा, जाओ उसे वापस बुला लो। शायद अब तुम्हारी आवाज ही उसे वापस ला सकती है। जाओ बेटा, सिस्टर सिरिल रोते हुए बोली। डॉक्टर सूर्यकांत इमरजेंसी की रूम की तरफ दौड़ पड़ा। शायद उसकी पूनम को उसी का इंतजार है। वो पागलों की तरह उस पर झुक गया। झरझर बहते उसके आंसुओं ने पूनम का चेहरा तर कर दिया था। पूनम, आंखें खोलो। पूनम, देखो मैं तुम्हारा सूर्य। प्लीज पूनम, होश में आओ। मेरी जान, मेरी जिंदगी, आंखें खोलो पूनम प्लीज। वो लगातार रोए जा रहा था। पूनम के अचेत शरीर में अचानक एक सिहरन सी उठी और उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। मेरे देवता, डॉक्टर सूर्यकांत ने उसे चूमते हुए कसकर अपनी बाहों में भींच लिया, जैसे वो उसे अपने सीने में समा लेना चाहता हो। दो दिल एक दूसरे के करीब आ गए, हमेशा हमेशा के लिए। दरवाजे पर खड़ी सिस्टर सिरिल अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा उठी और सीने पर क्रॉस बनाती वापस लौट पड़ी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।